जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आज प्रायद्वीपीय भारत के पठार की दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। इसके पहले की क्लासेस में मैंने चर्चा किया था कि किस प्रकार से हमारा भारत का नीचे वाला पोर्शन जो है, दक्षिणी भाग जो है, वो किस प्रकार से आया है, मतलब अफ्रीका से टूट करके किस प्रकार से आया है और कैसे आया है। इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने उसकी चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार की संरचना है, आखिरकार वो किस प्रकार से हुई है, आखिरकार उसमें कौन कौन से पर्वतें जो अफ्रीका से टूटते समय उसमें कौन कौन से पर्वत चले आए हैं। मैंने काफ़ी पर्वतों को मैंने डीपली समझाया है इसके पहले वाली क्लास में, और आप जाइए उस क्लास को देखिए। अगर आप प्रायद्वीपीय भारत के पठार से ही यदि आप अगर पूरे क्लास की नहीं बात करना चाहते हैं, अगर पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या कुछ भी, अगर आप प्रायद्वीपीय भारत के पठार समझना चाहते हैं, केवल एक चैप्टर समझना चाहते हैं, तो जाइए पिछली क्लास में एकदम डीपली मैंने जीरो लेवल से एकदम पूरा एक एक चीज़ कवर किया हुआ है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, समझ में आएगी और बिल्कुल समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले थे पर्वतों की। किसके पर्वतों की? प्रायद्वीपीय भारत के साथ जो पर्वत इसमें संरचना जो प्रायद्वीपीय भारत की सहायता करते हैं बनाने के लिए, किसको? प्रायद्वीपीय भारत की संरचना जो भी अफ्रीका से टूट करके जो पर्वत आए हैं, आज के डेट में, आज के समय में वो सारे पर्वत क्या हो चुके हैं? अवशिष्ट हो चुके हैं। मतलब कि उनका क्या हो चुका है? अपर्दन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिससे कि आज के डेट में वो अवशिष्ट हो चुके हैं। जब पहले टूट के आए थे, जब अफ्रीका से टूट करके जो आए थे पर्वत, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार इंडिया में जो आके मिला था, नीचे वाला पोर्शन, वो जो है क्या है कि उसमें काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण भारी पर्वत थे। अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिमालय हमारा क्या है, तो हिमालय एक हमारा नवीन पर्वत है। क्या है? नवीन पर्वत है। लेकिन सबसे पुराना पर्वत आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वत। एक समय में ये वलित पर्वत था। क्या था? अपने समय में ये मशहूर था, काफ़ी हाई क्लास में था, काफ़ी हाई लेवल में था ये। आज के डेट में ये अरावली ही पर्वत क्या हो चुका है? अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, मतलब कि अपरदित हो चुका है। तो आइए हम एक एक पर्वतों के बारे में कवर करेंगे और आपको पूरी क्लास देखना है। बने रहिए, शानदार ज़बरदस्त, बिल्कुल समझ में आएगी। आइए देखते हैं अरावली पर्वत। पहला हम डालेंगे अरावली, अरावली पर्वत। ये आपका अरावली पर्वत भारत के, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, लेकिन मैंने फिर से चर्चा कर रहा हूँ कि ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, मतलब पश्चिमी सीमा है। अरावली पर्वत जो है वो आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार आपका किस प्रकार से था? इस प्रकार से आया है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये आपका जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये यहाँ पर ये आपका ये अरावली पर्वत यहाँ पर स्थित है। क्या है? अरावली पर्वत आपका इस जगह पर स्थित है, और ये क्या है? पूरे पठार की पश्चिमी सीमा है। कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सा पर्वत स्थित है या कौन सा पर्वत बसा हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप बताएंगे अरावली पर्वत। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अरावली पर्वत की अंदर चल के बात करते हैं। अरावली पर्वत कहाँ कहाँ किस किस जगहों पर स्थित है और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। आइए देखते हैं साथियों, बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। अरावली पर्वत जो है वो हमको गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक? पहला पॉइंट आप एक एक पॉइंट लिखते चलिए। कहाँ से फैला हुआ है? गुजरात से दिल्ली तक। कहाँ तक लिखा है भैया? दिल्ली तक। आप अपने कॉपी में लिखिएगा कि अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक
फैला हुआ है या विस्तृत है, मतलब कि फैलाव इसका कहां से कहां तक है, गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए गुजरात में एक जगह है, गुजरात का नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये हो जाए पालमपुर से, गुजरात के पालमपुर, पालमपुर गुजरात के पालमपुर से मजनू के टीला तक, कहां तक, मजनू का टीला, मजनू का टीला, मजनू के टीला तक कहां तक स्थित है, मतलब गुजरात में आप जाएंगे तो पालमपुर से मजनू के टीला तक स्थित है। मजनू की टीला कहां है, दिल्ली में आपकी स्थित है, और पालमपुर कहां है, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। मजनू की टीला की बात करें, अगर मजनू के टीला की बात करें साथियों, तो यह एक प्रकार का गुरुद्वारा है। क्या है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है, एकदम आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, कहां पर है, गुरुद्वारा है। अब एक प्रकार से यहां पर मजनू का जो ये टीला है ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये आपको कहां पर है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत में पहले ये एक प्रकार से वलित पर्वत था, आज के डेट में ये अवशिष्ट इसका बचा हुआ है, मतलब अपरदित हो चुका है। तो आज के डेट में आपको यही मजनू के टीला जो है, यहीं पर आपको संसद भवन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। क्या सबसे पुरानी जगह है, कह सकते हैं कि दिल्ली का सबसे पुरानी जगह कौन सी हो सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा मजनू का टीला, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा, दिल्ली में। और सांसद भवन वगैरह, सांसद भवन वगैरह आपको यहीं में देखने को मिलेगा, इसी पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सबसे पुराना भाग है, कह सकते हैं कि यह सबसे पुराना भाग है। और सांसद का भवन आज का नहीं, आदि का है, काफी दिनों से है। तो क्या है कि ये इसी पर बना हुआ है और ये सबसे पुराना वाला भाग है। आइए देखते हैं, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि यह सबसे ज़्यादा राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, लिख लीजिएगा, राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान में फैला है, सबसे ज़्यादा कहाँ फैला है, सबसे ज़्यादा फैला वाला भाग, सबसे ज़्यादा भाग इसका कहाँ पर है, राजस्थान में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये अरावली पर्वत का सबसे ज़्यादा भाग किस जगह पर है, तो कहाँ पर है, राजस्थान में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। मतलब दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में ये पर्वत होते हुए चला आता है। जिस प्रकार से देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, अरावली पर्वत है, और यहाँ पर आपकी मान लीजिए दिल्ली है, बीच में आपको राजस्थान मिलेगा, फिर आपको ये गुजरात देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो क्या है, सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर है, राजस्थान में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, अगर अभी आप लिखे ना हो तो, ठीक है। एकदम नीचे लेवल से चल रही है, एकदम नीचे, एकदम कॉमन सी मैं बातें सारी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखिए कि यह एक वलित पर्वत था। क्या था, यह सबसे पुराना वलित पर्वत था, लिख लीजिए, यह सबसे पुराना, यह सबसे पुराना वलित पर्वत, वलित पर्वत, वलित पर्वत, वलित पर्वत था या है, माना जाता है। लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि यह सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है, या वलित पर्वत था, या वलित पर्वत है। आइए अब देखते हैं कि इस पर क्या क्या है। इस पर एक क्या है, माउंट आबू नाम की, राजस्थान में आप जाएंगे तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा माउंट आबू, आप नाम सुने होंगे। तो माउंट आबू जो है वो इसी पर्वत पर स्थित है। क्या है, माउंट आबू, माउंट आबू लिख लीजिए, माउंट आबू इसी पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू, आबू, माउंट आबू इसी पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा।
माउंट आबू आपका कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि इसी पर्वत पर स्थित है। क्या स्थित है? ये स्थित है। इसी माउंट आबू की अगर बात करें कि इसी माउंट आबू पर एक गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर नाम की एक चोटी है। अगर हम बात करें गुरु शिखर, देखिए मैं समझा रहा हूं एकदम, गुरु शिखर की बात करें साथियों, तो गुरु शिखर यही माउंट आबू पर है, और ये माउंट आबू की सबसे, गुरु शिखर नाम की एक चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, सबसे भारी चोटी है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें, जैसे ये आपकी चोटियां हैं, क्या हैं? सबसे आपकी ये चोटियां हैं, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है ये, और इस पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। जिसका नाम सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। वो कहाँ पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर लिख लीजिए, ये बातें आप लिखते चलिएगा, बिल्कुल भी चूकना नहीं भाई, ठीक है। गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर लगभग 70-75% सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। लिख लीजिए, वर्षा होती है। कितने प्रतिशत? 75% यहाँ पर वर्षा, मतलब 75 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? लगभग में कितना है? 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अरावली पर्वत क्या है? उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। क्या करता है? उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। उत्तर पश्चिम सीमा का, पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। सारी बातें आप लिखते चलेंगे। उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। इसकी मतलब ये फैला कितने किलोमीटर में है? 800 किलोमीटर में ये क्या है? इसकी लंबाई है। 800 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। मतलब कि ये जो अरावली पर्वत है, इसी की क्या है? लंबाई जो है ये कितने हैं? 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, या 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अब देखिए, पॉइंट लिखते चलिए। जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप मनगढ़ंत करते रहिए और अपने कॉपी में एक एक करके लिखते रहिए। मैं बता रहा हूँ, एक एक बातें समझा रहा हूँ, आप अपने पॉइंट में नोट्स बनाते चलिए जिस प्रकार से मैं लिखवा रहा हूँ। आइए देखिए, तो 800 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में। लिख लीजिए आप, राजस्थान में जरघा की पहाड़ी के नाम से यह जाना जाता है। किसकी नाम से? जरघा की पहाड़ी। जरघा की पहाड़ी। लिख लीजिए ये बात, जरघा की पहाड़ी के नाम से राजस्थान में ये पर्वत जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? राजस्थान में। इस पर्वत को क्या कहते हैं? जरघा की पहाड़ी कहते हैं। जिस प्रकार से आप अपने दिल्ली में दिल्ली वाला भी लिख लीजिए। दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज। किसके? दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में। मतलब कि है एक ही पर्वत, लेकिन उसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जानते हैं। जरघा की पहाड़ी राजस्थान के नाम, राजस्थान में जानते हैं, राजस्थान लिख लीजिएगा। और दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। ये बातें लिख लीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूँ। अरावली पर्वत को राजस्थान में जरघा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और यही अरावली पर्वत दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। ये बातें लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एक एक बातें समझा के चल रहा हूँ। दिल्ली में जाना जाता है। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अब यह क्या है? अब यह एक रूप से अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। मतलब कि ये अपरदित होते होते, मैं पहले बताया था, तो सबको मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं, तो इसको भी लिख लीजिए। अब यह क्या है? अरावली पर्वत केवल अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है।
बचा हुआ है। ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक हैं। ये आपको हर जगहों पर इसमें से और इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। ध्यान रखना साथियों, यदि आप अगर लूसेंट के भरोसे बैठे होंगे तो लूसेंट का पॉइंट ये नहीं है। ध्यान में रख लेना कि ये सब एक भी बातें लूसेंट से नहीं ली गई हैं। सब कंपटीशन लेवल, हाई लेवल, पीसीएस वगैरह, यूपीएससी से ये सारी चीज़ें उठाई गई हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब यूपीएससी लेवल के आपको ऐसे ही पॉइंट बना बना के लिखना पड़ेगा। यदि अगर आप अरावली पर्वत की बात आ जाती है, यदि आप अगर अरावली पर्वत की बात आती है कि भाई अरावली पर्वत समझाइए, तो आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ये पॉइंट बना बना के लिखे हैं, इसमें आप आगे जोड़ते जाएंगे। अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक में फैला हुआ है। अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से और दिल्ली के मजनू का टीला तक फैला हुआ है। ये बात याद करेंगे। और मजनू का टीला जो है वो गुरुद्वारा है, आज के डेट में इसी पर सांसद का भवन स्थित है, ऐसे लिखेंगे। राजस्थान में फैला सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका फैलाव कहाँ पर है? अरावली पर्वत का सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैलाव है। और यह सबसे पुराना वलित पर्वत था या है और ये माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। माउंट आबू जिसको राजस्थान में स्थित है और किस पर्वत पर स्थित है? अरावली पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है गुरु शिखर? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ये बातें आप लिखते चलिएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? इसी प्रकार से आप लिखते रहेंगे। यहां पर लगभग 75% तक वर्षा होती है। कितने प्रतिशत तक? 75% तक वर्षा होती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको सारी बातें कहां पर देखने को मिलेंगी? यूपीएससी वगैरह की आप जब तैयारी करेंगे, सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे होंगे, या आपको अगर किसी भी चीज़ की अगर आप किसी भी अगर ज्योग्राफी पूछी जा रही है, मतलब भारतीय भूगोल पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पहाड़ी है आपकी विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत के बारे में भी मैंने चर्चा किया था पिछली वाली क्लास में, थोड़ा बहुत मैंने बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि एक एक पर्वत के बारे में मैं चर्चा करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, भागना नहीं है। ठीक है, सब धीरे धीरे हम बात करेंगे, एक एक पर्वत की बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो साथियों, अगर आप नए हैं तो आप जाइए और क्या करिए, पिछली वाली क्लास देख लीजिए और ये वाली क्लास भी देख लीजिए, और पिछली क्लास देख लेंगे तो आपका एकदम कन्फ्यूज़न हट ही जाएगा। किससे? माउंट एवरेस्ट से क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़न हट जाएगा, या इससे सॉरी मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार से क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़न इससे हट जाएगा। आइए देखते हैं दूसरी पहाड़ी कौन सी है। दूसरी है विंध्यन। क्या? विंध्यन पर्वत श्रेणी। लिख लीजिए विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत आप बात करेंगे हम। विंध्यन पर्वत आखिर कहाँ कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार से स्थित है, तो इसको भी हम किसके रूप में समझेंगे? एक पॉइंट के रूप में सारी बातें हम बात करते चल रहे हैं। और इसमें इसी प्रकार, जिस प्रकार मैं लिखवाता हूँ, इसी प्रकार आपको क्या करना है? नोट्स को बनाते चलना है और इसी प्रकार आपको नोट्स में लिखते चलना है एक एक पॉइंट। ठीक है, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और मैं समझा भी रहा हूं जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप अपने नोट में लिखते चलिए। आप अपने हिसाब से नोट बनाइए। मैं कहता हूं कि आप अपने हिसाब से नोट बनाइए, वो आपको ज़्यादा डीपली समझ में आएगी। जैसे मैंने विंध्यन पर्वत बता दिया, अब मैंने जैसे बता दिया कि ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मतलब मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये क्या है? इस प्रकार से जैसे मैंने पॉइंट दिया कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
मध्य प्रदेश के अलावा तो आप वहां पर लिखिए पॉइंट बना करके कि यह केवल और केवल मध्य प्रदेश में ही स्थित क्या है, श्रेणी है या ये पर्वत स्थित है। इस प्रकार से आप अपने नोट्स में लिखिए जिससे आप समझ सकें, केवल ऐसी बातें हैं। ठीक है, एक दो लाइनें मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए हर चीज़ में यूज़ होंगी और हर जगहों पर वो चीज़ काम आएंगी। साथियों, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चन। ध्यान रखना, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चन एंड स्माइल इज़ द बेस्ट रिएक्शन इन ऑल क्रिटिकल सिचुएशन। ध्यान रखना, ये बातें आप अपने मनगढ़ंत करिएगा, फिर आप बताइएगा कि सही पॉइंट है या नहीं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ। विंध्य पर्वत एमपी में है। कहाँ पर? ये मार्कर भाई साहब सूख चुका है लगता है, इसको थोड़ा हम राशन दे दें, दूसरा ले लेते हैं। रुकिएगा बच्चा थोड़ा, आइए देखते हैं। तो यह कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भैया? एमपी में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। पूर्णतया कहाँ पर? पूर्णतया कहाँ पर है ये? एमपी में आपको ये पर्वत देखने को मिलेगा। पूर्णतया स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत स्थित है, पूर्ण रूप से एमपी में स्थित है। इस प्रकार से आप पॉइंट लिखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट है इसका, यह मालवा पठार का नाम सुने होंगे। पहले आपका ये अरावली पर्वत, फिर आपका क्या हुआ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? विंध्य पर्वत हो गया। विंध्य पर्वत हो गया। फिर मैं अभी आपकी इसके बारे में फिर और मैं बता रहा हूँ, इसमें और भी पर्वत हैं, सबके बारे में एक एक चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये मालवा पठार के जस्ट नीचे है, मतलब इसको लिखेंगे नीचे स्थित है। मालवा पठार के नीचे स्थित है, लिखेंगे मालवा पठार। मालवा पठार। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भैया मालवा पठार के नीचे स्थित कौन सी पहाड़ी है या कौन सा पर्वत है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? मालवा पठार के जस्ट नीचे, मालवा पठार के नीचे कौन सा पर्वत स्थित है? विंध्य पर्वत स्थित है। इस प्रकार से आप लिखेंगे पॉइंट में। नोट्स भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। तीसरी हो जाएगी आपकी, यह जो है यह पश्चिम से, किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें, देखिए ये आपका कौन सा पश्चिमी वाला भाग हो गया और ये आपका कौन सा हो जाएगा? पूर्व वाला भाग हो गया। मतलब कि इधर अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है ये आपका पूरब हो जाएगा और इधर क्या है? राजस्थान वाला भाग है, तो क्या हो जाएगा? ये पश्चिम वाला भाग हो जाएगा। पूर्व पश्चिम तो आप मैप में देखे ही होंगे। तो यह पूर्व से मतलब वेस्ट से ईस्ट में स्थित है या पश्चिम से पूर्व में स्थित है, मतलब पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है, मतलब इसी प्रकार से ये फैला हुआ है। ये बातें लिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट है पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में फैला है। क्या है? फैला है। इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, आइए क्या है? पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। और भी इसके पॉइंट लिखिए। इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में क्या है? नदियां। ये एक ऐसा पर्वत है, ये जो पर्वत है ये क्या करता है साथियों? ये क्या करता है कि इसके उत्तर में जो है, उत्तर में आपको यमुना और गंगा आपको देखने को मिलेंगी। मतलब यमुना और गंगा आपको इस मध्य प्रदेश में ये क्या करता है कि दोनों पर्वतों को, नदियों को क्या करता है? अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग कर देता है, अलग कर देता है नदियों को। इसी पर्वत की वजह से उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत की नदियों से अलग हो जाती हैं। बात करें उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां कैसे, देखिए उत्तर भारत में ये जो पर्वत है ये बिचवा में है ससुरा। क्या करता है?
बिचुआ में है, और जो भी उत्तर की नदियां जो भी हमसे निकल के आती हैं, जो नदियां निकल के आती हैं, अगर ये पर्वत ना होता तो ये नदियां इधर ही चली जाती हैं और ये दक्षिण में चली जाती। लेकिन इसी पर्वत की वजह से हमारी गंगा और यमुना क्या करती हैं, गंगा और यमुना कहाँ चली जाती हैं, पूर्व की ओर बहती हुई जा करके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। मतलब ये बीच में पर्वत हो गया और यहाँ से निकली आपकी, और ये क्या कर देती हैं, टर्न लेकर के कहाँ जा करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। और कहा गया है कि यही पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। मतलब उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों से अलग करता है। लिख लीजिए, यही पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को अलग करता है, नदियों को अलग करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को अलग करता है कौन सा पर्वत, विंध्यन पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को अलग करता है। क्या करता है कि यहाँ पर ये वाला पर्वत पड़ गया ये बीच में, और इधर की नदियाँ इधर चली गई और इधर की नदियाँ इधर आपको देखने को मिल जाएंगी। इधर आपकी ताप्ती नदी अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखिए, नर्मदा नदी इसी के जस्ट नीचे ही बहती है। क्या है, नर्मदा नदी इसी के जस्ट नीचे ही बहती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, पूर्व की ओर इसे भांडेर क्या कहते हैं, पूर्व की ओर इसे भांडेर और पूर्व की ओर भांडेर और किसके नाम से जाना जाता है, कैमूर की पहाड़ियों के नाम से इस पर्वत को जानते हैं। क्या जानते हैं, पूर्व की ओर इसे भांडेर और कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर लिख लेना, जाना जाता है। ये बातें समझ में आ गई कि पूर्व की ओर इसे भांडेर और कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है या पहाड़ियों से जाना जाता है। ये बातें लिख लेंगे। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। क्या है, नर्मदा नदी क्या कहती है, प्रवाह होती है, या कह देते हैं नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। क्या कर लिख लीजिए, नर्मदा नदी का पॉइंट क्या लिखेंगे आप, विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। समझिए, क्या है, ये विंध्यन पर्वत है और इसका दक्षिणी वाला भाग क्या हो जाएगा, तो ये वाला भाग हो जाएगा। तो क्या है कि ये वाले भाग में क्या होती है, नर्मदा नदी बहती है। क्या है, नर्मदा नदी बहती है। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, यह अब अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। क्या है, विंध्यन पर्वत अब एक अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है। अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है। किसके रूप में बचा हुआ है, अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है। विंध्यन पर्वत खत्म। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, लिख लीजिए ऐसे, विंध्यन पर्वत एमपी में पूर्णतः स्थित है। मालवा पठार के जस्ट नीचे स्थित है। कौन सा पर्वत, विंध्यन। पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। विंध्यन पर्वत पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। उत्तर भाग और दक्षिण भाग की नदियों को अलग करता है। उत्तर भाग वाली नदियां और दक्षिण भाग वाली नदियों को क्या करता है, अलग करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी लेवल का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उत्तर भाग वाली नदियां और दक्षिण भाग वाली नदियों को कौन सा पर्वत अलग करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार। ठीक है, अगर आप जैसे ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है।
पूर्व की ओर इसे भांडेर और कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्व की ओर, पूरब की ओर क्या किसके नाम से जाना जाता है? भांडेर और कैमूर की पहाड़ियों के नाम से ये जाना जाता है। कौन सा? विंध्य पर्वत। नर्मदा नदी इसके कहाँ बहती है? दक्षिण में बहती है। क्या है? नर्मदा नदी विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती है। अब यह केवल एक अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। किसके रूप में? अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। मतलब कि इसमें भी धीरे धीरे क्या हो गया? अपर्दन के कारण यह अब किसके रूप में बचा हुआ है? अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है ये वाला पर्वत। ठीक है, आइए थर्ड बात करते हैं। तीसरा पर्वत हो जाएगा आपका सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, कुछ भी लिख लीजिए। थर्ड पर्वत की हम बात करेंगे। तीसरा पर्वत जो हमको लिखा है सतपुड़ा की, सतपुड़ा पर्वत। तीसरा है आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। देखिए साथियों, सतपुड़ा पर्वत की मैंने बात किया था, यह एक भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत की बात करें, मैं अभी आपको बता रहा हूं, पहले आप समझिए। सतपुड़ा पर्वत यह कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ से कहाँ तक में है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ये ज़्यादातर स्थित है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। कहाँ कहाँ स्थित है? पहला पॉइंट लिखेंगे इसका, पहला पॉइंट लिखेंगे, यह विस्तृत है। सतपुड़ा पर्वत विस्तृत है कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर स्थित है, मतलब ज़्यादातर विस्तृत है। गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ज़्यादा स्थित है। इसको लिख लेना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्थित है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि यह एक मात्र भारत का ब्लॉक पर्वत है। भारत का एकमात्र क्या है? ब्लॉक पर्वत है। लिखेंगे कैसे? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं? देखिए क्या होता है, जब दो पर्वत, जे कोई तीन पर्वत हों, देखिए मान लीजिए ये पर्वत है, एक पर्वत है, एक ही पर्वत से लेकर के चलेंगे, एक पर्वत है और इसी पर्वत में क्या हो कि किसी कारण की वजह से ये वाला भाग दब जाए और इधर वाला भाग दब जाए और इसका रूप किस प्रकार से हो जाए? इस प्रकार से इसका रूप हो जाए, तो इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ये जो बन गया ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला पर्वत को ही कहते हैं ब्लॉक पर्वत। एक कंडीशन और होती है इसमें। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यही पर्वत इस प्रकार से है और क्या हुआ कि किसी नीचे की ज्वालामुखियों के कारण या किसी भी वजह से क्या हुआ कि इसमें ये किसका रूप धारण कर ले? ये नीचे से क्या हो जाए? ये उठ जाए, इस प्रकार से रूप धारण कर ले और इसी को कहते हैं क्या? फिर ब्लॉक पर्वत। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि यह तो इधर उधर वाली दो पर्वत, देखिए ये पर्वत है पूरा, ये एक पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है, और क्या हुआ कि किसी वजह से इधर वाले पर्वत में, इस तरह समझिए, थोड़ा रुकिए साथियों, ये पर्वत है और किसी वजह से इस पर हम दबाव डालें, इधर वाले में दबाव डालें और इधर वाले में भी लगातार दबाव डाला, तो क्या हुआ कि इधर वाला भाग जमीनी चीजें हैं, तो इधर वाला भाग ये क्या हुआ? दब गया और इधर वाला भाग भी दब गया, बीच वाला भाग क्या हुआ? उठा रह गया। मतलब एक प्रकार से, इस प्रकार से ये जो मार्कर का ऊपर वाला भाग है ये क्या है? उठा हुआ है, ये उठा हुआ भाग है और नीचे वाला ये दोनों भाग दबे हुए हैं। तो क्या हुआ कि ये वाला भाग जो है इसी को कहेंगे ब्लॉक पर्वत। क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? या तो ये एक पर्वत है और किसी वजह से नीचे से इसमें क्या हो जाए? नीचे से प्रेशर वैसर पड़ने के कारण ये बीच वाला भाग क्या हो जाए? उठ जाए और इधर उधर वाला भाग क्या रहे? स्थिर रहे, उसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। समझ में आ गया? बातें समझ में आ गई?
यही होता है आपका ब्लॉग पर्वत। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नदी कौन सी बहती है? सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में तापी नदी बहती है। देखिए ध्यान से, उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी। ध्यान से देखिए, सतपुड़ा पर्वत के ये क्यों ऐसा बन गया, ब्लॉग पर्वत कैसे बन गया? बिचुआ में क्या हुआ कि बिचुआ में ये पर्वत है और इधर से क्या बह रही है, इधर से बह रही है आपकी ये नर्मदा और इधर से बह रही है सतपुड़ा। तो भाई साहब, ये बिचुआ में जब इधर उधर से दोनों चीजें बह रही हैं तो बीच वाला क्या भाग हुआ, अपरदित करते 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 काटते 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 क्या हुआ कि बीच वाला भाग उठा हुआ नजर आने लगा। मतलब एक प्रकार से उठा हुआ भाग ये नजर आएगा। नदियां हैं भाई, अपरदित तो करेंगी, कोई भी चीज हो अपरदित करती रहेंगी, नदियों में यही खासियत होती है। तो ये अपरदन के कारण क्या हुआ कि अपरदित कर करके और बिचुआ वाले भाग को उठा दी दोनों नदियां इधर उधर को। मतलब पर्वत स्थिर था, पर्वत स्थिर था एक जगह पर, इधर उधर से नदियां बहते 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 काटते 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 एक प्रकार से अब ऐसा लगने लगा कि बीच में क्या है कि ऊपर उठा हुआ पर्वत है और इधर उधर से कितना प्यारा लगता होगा भाई, उधर उधर से क्या है, नदियां बह रही हैं। तो उत्तर में कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में तापी नदी बहती है। एक बात और लिखिए, नर्मदा नदी जो है ये जाकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और तापी नदी क्या है कि यह जाती है किधर, तापी किधर जाती है? तापी ये पहुंचती है भाई, तापी आपको देखने को मिलेगा, तापी ये आपको जाकर के कहाँ मिल जाती है? गंगा जी में मिल जाती है। नर्मदा अगर बात करें कि तापी आपकी कहाँ पर है, ये आपकी कहाँ पर चली जाती है? गंगा जी में मिल जाती है। यही एक ब्लॉक पर्वत है, ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक है, आइए पॉइंट तीसरा देखिए, इस पर प्रमुख और भी हैं, प्रमुख पर्वत है जिसका नाम राजपीपलिया था। मैंने बताया था राजपीपलिया इसी में स्थित है, राजपीपलिया है। और दूसरा है राजपीपलिया महादेव मय काले। इसी पर्वत के रूप को क्या किया गया है? इसी पर्वत को रूप में है। किसी पर्वत किसके रूप में है? सतपुड़ा पर्वत के रूप में राजपीपलिया और महादेव और मैकाले, तीनों बात समझिए। ये आपका क्या था, ये आपको देखने को मिलेगा और ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कटा कटा है। तो पहला हो जाएगा आपका राजपीपलिया और दूसरा है आपका महादेव और चौथा हो जाएगा मैकाले। ठीक, इन्हीं तीनों पर्वतों के रूप को क्या कहा गया है? सतपुड़ा पर्वत। समझ में आ गया? मतलब कि ये तीन भागों में विभाजित है, तीन भागों में ये चीज विभाजित है। ठीक, आइए देखते हैं, इसकी भी प्रमुख चोटियां हैं। क्या है? इसकी भी प्रमुख चोटियां हैं। महादेव की सबसे प्रमुख चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, जो कि महादेव चोटी पर स्थित है, मतलब महादेव वाले पर्वत पर स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़। ध्यान से देखिए, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। ये कहां पर है, किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर स्थित है, महादेव पर स्थित है, लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका अमरकंटक।
अमरकंटक पहाड़ी का आप नाम सुने होंगे, अमरकंटक। दूसरी इसकी दूसरी चोटी है जो कि मैकाले में, मैकाले वाले पर्वत पर स्थित है। पहली सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि महादेव में स्थित है, महादेव वाली पहाड़ी पर स्थित है। और अमरकंटक, अमरकंटक जो है ये मैकाले वाली पहाड़ी पर स्थित है, दूसरी है मैकाले वाली पहाड़ी पर स्थित है। कौन स्थित है? अमरकंटक स्थित है। लिख लेना ये बात। अमरकंटक से क्या है कि प्रमुख इनकी नदियां निकलती हैं, मतलब कि इनमें नदियां बहुत सारी निकलती हैं अमरकंटक से। आप देखेंगे तो पहली नदी आपकी नर्मदा ही निकलती है, पहली नदी नर्मदा निकलती है, और दूसरी आपकी निकलती है सोन। क्या निकलती है? सोन। नर्मदा जाकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, अभी मैंने बताया खंबात की खाड़ी, खंबात में मिल जाती है। और सोन जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। कहाँ जाकर के मिल जाती है? गंगा जी में मिल जाती है। अमरकंटक से ये निकलने वाली नदियां हैं, नदी नाम सुने होंगे आप अमरकंटक से निकलने वाली नदियों के। तो पहली नदी आपकी नर्मदा है, दूसरी सोन है। पहली नदी आपकी नदी कहाँ पर जाकर के गिरती है? खंबात में। और सोन जो है वो जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? गंगा जी में मिल जाती है, और गंगा जी से बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अमरकंटक किस पहाड़ी पर स्थित है? मैकाले पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? मैकाले पहाड़ी पर स्थित है। मैकाले पहाड़ी किस दूसरे उसमें का किस दूसरी पहाड़ी का रूप है? पर्वत का रूप है, तो सतपुड़ा पर्वत का रूप है कह सकते हैं। ठीक है। अमरकंटक से प्रमुख नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से नर्मदा और सोन निकलती है। नर्मदा खंबात की खाड़ी में मिलती है, और सोन जाकर के गंगा जी में मिल सकती है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और क्लियर कर लीजिए साथियों। नर्मदा आपकी, एक बात ध्यान रखना, नर्मदा आपकी क्या करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और जो है ये सारी आपकी सोन है जो कि आपको गंगा जी में आपको देखने को मिलेगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। तो एक प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि सोन नदी किस दिशा से किस दिशा में बहती है? तो हम गंगा जी में जब ये मिलती है तो जाहिर सी बात होगा कि किस नदी में किधर से किधर बहती होगी? ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती होगी, जिससे गंगा जी क्या करती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये बातें आपको लिखने योग्य है और ये बातें आप लिख लीजिए। ठीक है, आइए, यहां तक आपको समझ में आ गया। इतनी ही बातें थी आपको यहाँ पर। उत्तर में इनकी क्या है? ये धूपगढ़ आपकी महादेव में है, अमरकंटक आपका वहां पर है। ठीक, तो ये बातें आप लिख लीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये पहाड़ी स्थित है या ये पर्वत स्थित है। अब ये भी एक रूप से क्या हो चुका है? अवशिष्ट का रूप धारण कर रहा है। क्या है? अवशिष्ट का रूप धारण कर रहा है, मतलब धीरे धीरे ये भी अवशिष्ट के रूप में चला जा रहा है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो हमने आज बात कर ली 3 पर्वतों की। काफ़ी लंबी क्लासेस हो जाएगी, अगर ज़्यादा बात करेंगे आप भी बोर होने लगोगे, जिससे कि हमने आज तीनों पर्वतों की चर्चा कर ली है। इन 3 पर्वतों की चर्चा करी। अभी हमको और भी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर काफ़ी पर्वतों के बारे में चर्चा करनी है। फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए, अभी तो मैं शुरू नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जैसे आपके पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट जो आपको पश्चिमी तट के तरफ से ये जो निकला हुआ है, इधर आपका सागर बसा हुआ है, और इधर ये जो बगल वाला भाग है यहाँ पर क्या है? जो घाट बना हुआ है, जो तट बना हुआ है, उसी को पश्चिमी कहते हैं। और पूर्वी घाट, ऐसे तमाम आपको पर्वतें नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं साथियों, मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में। पूरा पर्वतों को हम यहाँ से रफा दफा करते चलेंगे।
इतनी बातें आपको नोट्स बनानी है। नोट्स किस प्रकार से बनानी है मैंने बात कर ली है, जिस प्रकार से बनानी थी वैसे ही आप नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आगे आपको क्या हो कि ये चीज़ें आपको काम आती रहेंगी। ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको क्या है कि काम हमेशा आती रहेंगी। इससे आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, चूकना नहीं है साथियों। यदि आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए और नोट्स से काम करेंगे। देखिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं दे सकता हूं, लेकिन पीडीएफ सही नहीं होती है। मतलब पीडीएफ का मतलब ये होता है कि जो आप अपने से स्वयं बना करके लिखें उसकी बात अलग होती है, और जो हम लोग देंगे उसकी बात अलग हो जाएगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, पीडीएफ में मिल सकती है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो जा करके बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं पीडीएफ की भी व्यवस्था कर दूंगा। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने से नोट्स बनाइए, अच्छी बात होगी, अपने से समझिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। क्लास पसंद आई होगी तो, समझ में आया होगा तो जो भी क्वेश्चन फंसे होंगे आपके मुझसे पूछिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।